हेलो बच्चों, आज हमारा चौथा क्लास है, ये फोर्थ क्लास है। बाइनोमियल थ्योरम के जो हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं उसका अपना ये फोर्थ क्लास है। उसमें जो अपना ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर 5। आंसर भी बता दिया था। अगर हो गया है तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जो इस क्लास से ही देख रहे हैं इस वीडियो को, वो पिछले क्लास को देख लेंगे, तभी ये क्वेश्चन अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा। ये वाला सवाल अपना R1 R2 मेथड से हम लोग करेंगे। वो लंबा वाला एक और जो मेथड बताया था मैं लास्ट क्लास में, उस मेथड से नहीं बात करेंगे हम लोग इसको R1 R2 वाले मेथड से करेंगे, है ना। अगर नहीं किए हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करके देखो फिर से। चलो अब मैं बताता हूँ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये जो भी इसमें किसका कोफिशिएंट निकालना है, 1 प्लस एक्स होल की पावर 4 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर 5 में x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है। देखो इसको भी एक्सपेंड करेंगे, इसमें भी 5 टर्म होगा, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसमें 6 टर्म होगा, फिर इसमें 5 टर्म 5 टर्म्स इसमें होंगे, और फिर इसमें भी 6 टर्म्स होंगे टोटल। फिर इसके 5 टर्म्स के 6 टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और जो सेम पावर वाला होगा x का, जिसमें सेम पावर होगा वो फिर मर्ज हो जाएगा। जैसे बताया था ना कल, जैसे मान लो 2x स्क्वायर कहीं मिलेगा और कहीं पे मान लो प्लस में ही कहीं मिल सकता है, मान लो 3x स्क्वायर मिल रहा होगा। ऐसा कहीं 2 टर्म होगा। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो अपने पास आ जाएगा 5x की पावर 5x स्क्वायर, तो ऐसा टर्म भी मर्ज होगा। मतलब इसमें 5 टर्म खुलेगा, इसमें 6 टर्म खुलेगा, फिर उसमें जो सेम x का सेम पावर वाला टर्म होगा वो फिर मर्ज हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो उसी में जब x की पावर 4 होगी तो x की पावर 4 की कोफिशिएंट क्या होगी ये अपने को देखना था। तो क्या तरीका था, इसका जनरल टर्म लिख दो। इसका जनरल टर्म मान लो TR+1 मानते हैं, तो यहाँ पे मान लो TR1 मान लो, क्योंकि 2 बार मानना है, एक को R1 मान लेंगे, एक को R2, दूसरे वाले में इसमें इसको मानना है। तो R1 हो जाएगा TR1+1 4C R1। पहला वाला टर्म तो चलो 1 है, तो 1 की पावर 4 माइनस R1 होगा, तो 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है, इसको छोड़ दीजिए। और दूसरा टर्म का पावर क्या होगा, x की पावर R1, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसका जनरल टर्म क्या होगा, TR+1 मान लो इसका जनरल टर्म है, तो उसमें वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास 5CR2। पहले वाले टर्म मतलब 1 का पावर क्या होगा, 5 माइनस R2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, और एक्स स्क्वायर दूसरे वाले टर्म का पावर क्या होगा, R2 हो जाएगा, है ना। यही सीखे थे कल। फिर क्या बताया था कि दोनों का जनरल टर्म निकालो और जनरल टर्म को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो आपस में। क्या बताया था, दोनों का जनरल टर्म निकालिए और जनरल टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जनरल टर्म और इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4CR1 एक्स की पावर R1 इंटू 5CR2 एक्स, देखो 2 इंटू R2 क्या हो जाएगा, 2R2 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या देगा अपने को, 4C, हम लोगों ने क्या किया, TR1+1, इधर लिखता हूँ, क्या किए हम लोग, TR1+1 इंटू TR2+1 को मल्टीप्लाई किए हुए हैं, है ना, इसको मल्टीप्लाई किए हुए हैं, तो ये मिल रहा है। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई, देखो 4CR1 हो जाएगा इंटू 5CR2 हो जाएगा, और x की पावर R1 प्लस 2 इंटू R2, देखो बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो x की पावर क्या हो जाएगी, R1 प्लस 2 इंटू R2, है ना, x की पावर ये होगी। नाउ अब हमको सोचना है अपने को क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए। इसका मतलब ये जो R1 प्लस 2R2 है ये 4 के इक्वल होगा। क्या होगा, R1 प्लस 2R2, ये किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हीट एंड ट्रायल करके अपने को क्या निकालना है, R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है ना। अच्छा लिखिए यहाँ तक। तो अब R1 R2 के लिए टेबल बना लेते हैं, यहीं पे कर लो। देखो R1 और R2 लाना कितना है, R1 और R2 का ऐसा वैल्यू रखना है, R1 और R2 की ऐसी वैल्यू रखनी है कि R1 प्लस 2 इंटू R2 4 हो जाए, है ना। तो अगर मैं R1 को 0 लेते हैं तो R2 को क्या लेना पड़ेगा, 2 2 4 लेना पड़ेगा, है ना, ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम R1 को 1 लेते हैं तो 1 प्लस 2 इंटू कुछ क्या रखो कि 4 आ जाए, 2 इंटू ऐसा
फ्रैक्शन में तो कुछ रख नहीं सकते हैं, तो R1 की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। 1 हो सकती है? नहीं हो सकती ना। R1 को अगर हम 1 लेते हैं तो इधर से मुझे 3 चाहिए, ठीक है ना। 1 लेंगे तो इधर से 3 चाहिए, तभी तो 4 होगा, तो 3 कभी होगा नहीं। 2 में कुछ इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीपल ही होगा, 3 कभी नहीं आने से रहा, तो 1 भी नहीं होगा। अच्छा, R2 को अब 2 लो, 2 लेंगे अगर हम, तो इधर से मुझे कितना चाहिए, 2 और चाहिए, तो R2 को हम क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, तो 1 ले लेंगे, है ना। अगर मैं इसको 3 लूँ तो इधर से मुझे 1 चाहिए, वो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मैं इसको 3 ना लेके डायरेक्ट 4 ले लूँ, R1 को 4 ले लूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो R1 की वैल्यू 0 2 4 और R2 की वैल्यू 2 1 0, ये होगा। आया समझ में? ऐसे सोचना है। एग्ज़ाम में आएगा तो ऐसे ही करना, थोड़ा समय लेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी सोच पाओगे कैसे करना है। ये हो गया, R1 R2 की वैल्यू हो गई। सो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट अब निकाल लेते हैं, रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट। अच्छा, कोफिशिएंट क्या होता है, इस x को छोड़कर इस x के मल्टीपल में जो भी है उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। इसके मल्टीपल में ये है, तो पहला केस ले लो। कितने केस है अपने पास, देखिए, केस 1, केस 2 और केस 3, 3 केस है ना। तो पहला केस ले लो। पहला केस क्या है, 4C0 इंटू 5C2, देखो R2 की वैल्यू 2 है, ये पहला केस हो गया। प्लस, अच्छा पहला केस नहीं, ये क्या है कि ऐसा होगा, 3 टर्म ऐसा होगा जिसमें x की पावर 4 रही होगी, ठीक है ना। एक बार R1 की वैल्यू 0 और R2 की वैल्यू 2 रही होगी, फिर R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 1 रही होगी, फिर R1 की वैल्यू 4 और R2 की वैल्यू 0 रही होगी। ऐसा 3 केस ज़रूर होगा, और ये जब तीनों केस को हम ऐड कर देंगे तो मतलब मर्ज होगा ना, तो वो x की पावर 4 में होगा। 3 टर्म ऐसा होगा जिसमें x की पावर 4 जरूर होगा, है ना। 3 टर्म ऐसा होगा जब x की पावर 4 रही होगी, और तीनों को हम ऐड कर देंगे तो एक टर्म बन जाएगा, वो ऐड कर सकते हैं। अगर कोफिशिएंट को कब ऐड करेंगे, ये एक टर्म कब बनता है, जब सेम x का सेम पावर होगा। हाँ, अगर यहाँ 4 है और यहाँ स्क्वायर है तो नहीं कर पाएंगे ना ऐड। हो गया पहला। दूसरा ले लो अब। दूसरा क्या है, 4C2 इंटू 5C1 प्लस, तीसरा टर्म क्या है, 4C4 इंटू 5C0। और ध्यान रखिएगा, ये जो R1 R2 है, ये 4 R1 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 4 के इक्वल या 4 से कम होगा, और R2 की वैल्यू भी 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, 5 के इक्वल हो सकती है या 5 से कम, है ना। ना इसको सॉल्व करते हैं। 4C1 कितना होगा, 1 होगा। 5C2 कितना होता है, 5C2 हो जाएगा अपना 10, 1 इंटू 10 यहाँ पर हो गया, प्लस 4C2 कितना होगा, 4C2 6 और 5C1 5, प्लस 4C4 1 और 5C0 ये भी 1, तो यहाँ से अपने को 10 मिल गया, यहाँ से 30, यहाँ से 1, और आंसर आ गया 41। कल मैं बता दिया था इसका आंसर 41, है ना। तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, 41 होगा। लिखिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पढ़ के सुना देता हूँ मैं, लिख लो। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखो यहाँ पे 4 टर्म है और होल की पावर 6 है, इसके को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इसमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए। तो हम लोग अभी तक जो भी पढ़े हैं वो बाइनोमियल के लिए पढ़े हैं कंसेप्ट, और यहाँ पे ये बाइनोमियल तो नहीं है, तो इसको कोशिश करो, बाइनोमियल अगर बन रहा है तो बाइनोमियल बनाने का कोशिश करो। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, इसको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ x में लिख लेते हैं, x के पावर में। ऐसा बस कुछ है नहीं, बस ऐसे लिख लिए तो थोड़ा ठीक लग रहा है अब देखने में। देखो पहले 2 टर्म से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है क्या, पहले 2 टर्म से क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स क्यूब है तो एक्स बचेगा -1, और इनसे क्या करेंगे हम, -1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से -1 कॉमन ले लिए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हो ना, वैसे ही यहाँ पे मैं इसको क्या किया, फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। अब देखो इस यहाँ पे 2 टर्म है, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x-1 कॉमन दिख रहा है, और क्या बचेगा, यहाँ पे x-1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ पे -1 बचा, और यहाँ पे होल की पावर क्या है, 6 है। तो यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से अपने को बनता हुआ दिख रहा है x-1 का होल की पावर 6, और फिर एक्स स्क्वायर -1 होल की पावर 6 बन गया। 2 बाइनोमियल बन गया, और दोनों का होल की पावर 6 है। अब इसमें चाहिए x की पावर 7 का कोफिशिएंट, तो R1 R2 वाले मेथड से, वीडियो को पॉज करके R1 R2 वाले मेथड से करके बताओ, आंसर करो।
अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम लोग जो भी क्वेश्चन किए हैं 1 माइनस एक्स के लिए किए हैं और या 1 प्लस एक्स के लिए, यहाँ पे x माइनस 1 है, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लो, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस एक्स बन जाएगा ना, और होल की पावर क्या हो जाएगी 6। और यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले सकते हो, इधर भी माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे भी होल की पावर 6 बनती हुई दिख रही है माइनस कॉमन लेने के बाद। तो देखो माइनस का पावर 6 इवन है तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 1 माइनस एक्स की पावर 6 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 6 यहाँ भी। और ऐसे भी नहीं भी करते तो भी चल जाता, पहला टर्म का पावर क्या हो जाता और 6 माइनस R1 हो जाता, तो वहाँ से भी हम लोग कर सकते थे। वैसे अपन को क्या करना है, कोशिश करना है कि जो भी बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हैं ना x प्लस वाई की पावर n, तो या फिर मैं भी ये भी बताया हूँगा 1 प्लस एक्स की पावर n, तो कोशिश क्या करो पहला वाला टर्म कांस्टेंट रहे, ठीक है ना, तो ज़्यादा थोड़ा आसान रहता है करने में, है ना। तो अब यहाँ से कर लो, अगर आप कंफ्यूज नहीं होगे कर लो। तो यहाँ से अब आगे मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, कर लिए हो तो देखो, वेट करो आंसर क्या होगा। देखो इसमें फिर से इसको हम TR1 प्लस 1 ले लेते हैं, TR1 प्लस 1 ले लेंगे, पहला टर्म क्या हो जाएगा 6CR1, है ना। अच्छा माइनस एक्स की पावर क्या होगी R1 होगी, ठीक है। और इसमें TR2 प्लस ले लो, TR2 प्लस 1 ले लो, वो क्या होगा 6CR2, और माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या होगी R2 होगी ना। यहाँ पे माइनस एक्स है, देखो हम लोग किसके लिए पढ़े, यहाँ पे प्लस के लिए पढ़े ना, अगर माइनस है तो एक्स को माइनस दे दो तो माइनस एक्स की पावर R1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर की पावर R2 हो जाएगी। अब सुनिए क्या करेंगे, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है दोनों जनरल टर्म को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा। अच्छा एक स्टेप के बाद करवा देंगे, 6CR1 माइनस एक्स की पावर R1 इंटू 6CR2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर R2, है ना। सुनो यहाँ पे माइनस है ना, एक्स को ये क्या लिखा हुआ है, ये नहीं कुछ तो -1 इंटू एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है -1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो ये जो बनेगा ये बनेगा -1 की पावर R1 यहाँ से, और यहाँ से भी बन जाएगा -1 की पावर R2, ठीक है। 6CR1 इंटू 6CR1 इंटू 6CR2, और यहाँ से क्या है x की पावर R1 इंटू एक्स की पावर R2, ऐसा ही कुछ बनेगा ना। देखो -1 की पावर R1 इंटू -1 की पावर R2, ये दोनों का ये जो -1 यहाँ -1 है सामने लिख दिया, मतलब x को छोड़कर जितना भी कांस्टेंट टर्म है ना सबको सामने लिख दिए। 6CR1 इंटू 6CR2 और x की पावर R1 और इंटू एक्स की पावर, अरे यहाँ 2R2 होगा ना, यहाँ स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर है ना, तो ये हो गया 2R2, है ना। क्या हो जाएगा 2R2, आया समझ में यहाँ तक। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये x है, दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर मैं रफ कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके लिख लो। तो यहाँ से अपने पास क्या मिलेगा, देखो TR1 प्लस 1 इंटू TR2 प्लस 1 इक्वल टू -1 की पावर R1 इंटू -1 की पावर R2, 6CR1 इंटू 6CR2, और बेस सेम है, x और x से बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा R1 प्लस 2R2, है ना, R1 प्लस 2R2, ये हो गया। अब सुनो यहाँ पे किसका कॉफिशिएंट कह रहा है, 7, x की पावर 7 का कॉफिशिएंट पूछ रहा है, तो ये जो x की पावर है जो लिखा हुआ है R1 प्लस 2R2, ये किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। R1 प्लस 2R2 किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। अब हम लोग सोचते हैं, देखो R1 एक ले लो वैल्यू और एक R2 ले लो, अब ऐसे सजाना है कि R1 प्लस 2R2 7 आना चाहिए। देखो R1 अगर हम 0 लेते हैं तो इधर से मुझे 7 चाहिए, 2 यहाँ से मुझे क्या चाहिए 7 चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 2 इंटू R2 है, पॉसिबल नहीं है ना यहाँ से। तो अब हम R1 की वैल्यू 1 लेते हैं, तो यहाँ से 6 चाहिए, वो पॉसिबल है। अगर R1 1 होगा तो 6 कब मिलेगा, 2 इंटू 3, 2 तो है ही, R2 की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी, 3। अब अगर हम यहाँ से
इसकी वैल्यू 2 लेते हैं, तो इधर से मुझे कितना चाहिए, 5 चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है। देखो इधर कभी भी ऑड पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 2R2 हमेशा इवन नंबर ही होगा ना, 2R2 हमेशा इवन नंबर ही होगा। ये 2 पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको 3 लेता हूँ, R1 को 3 ले लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे 4 चाहिए। 4 पॉसिबल कैसे है, 2 × 2 कर, तो R2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। अब अगर हम यहाँ पे 4 लेंगे तो इधर से मुझे 3 चाहिए, पॉसिबल नहीं है। 5 लेते हैं तो इधर से 2 चाहिए, तो 2 × 1 कर लेंगे, तो 5 × 1 हो गया, है ना। अब नेक्स्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 7 लूँ तो यहाँ से मुझे 0 चाहिए, तो 2 × 0 कर लो, तो 7 और ये क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो कितने केस बन गए, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। ये 4 केस अपना तैयार हो गया। अब ये चारों केस को सॉल्व करना है अलग अलग केस के लेके, और आंसर रिक्वायर्ड कोफिशिएंट आ जाएगा। लिखिए यहाँ तक। कर लिए स्टूडेंट्स, आंसर आ गया। आंसर अगर निकाल रहे होगे तो कुछ तो गड़बड़ दिख रहा होगा। ये वाला केस, चौथा केस देखो रो रहा है, ये चौथा केस, ये नहीं होगा। 7R1 की वैल्यू 7 कभी भी नहीं होगी, क्यों? अभी समझाया था कुछ देर पहले, जो R1 और R2 होगा उसका जो n होगा उससे हमेशा कम ही होगा ना। NCR का मतलब होता है n ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। तो अगर मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट है तो 5 में से मैं 6 या 7 ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैक्सिमम 5 ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो R1 की वैल्यू मैक्सिमम 6 ही हो सकती है या 6 से कम। तो ये वाला केस नहीं होगा। बाकी केस को मैंने सॉल्व किया और आंसर 144 आ गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे हर केस में रख दिया, इसमें जो भी है ये माइनस, ये भी निगेटिव, ये देखो -1 की पावर 1 निगेटिव, और -1 की पावर 3 ये भी निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और 61 6 होगा और 63 20 होगा। इसको सॉल्व किया, सबको रख के सॉल्व कर लिया और आंसर -144 आ गया। आया समझ में? लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अब नया टाइप का क्वेश्चन है, सीखते हैं। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक ऐसा टर्म निकालना है जो एक्स से इंडिपेंडेंट हो। एक्स से इंडिपेंडेंट का मतलब है उस टर्म में एक्स हो ही ना। आ रही बात समझ में? जैसे हम लोग निकालते थे फाइंड द टर्म या फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब लाइक दिस। तो अब इस क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें एक ऐसा टर्म निकालना है जो क्या हो, एक्स से इंडिपेंडेंट हो। एक ऐसा टर्म निकालना है जो एक्स से इंडिपेंडेंट हो। जैसे हम लोग निकालते हैं ना एक्स क्यूब या एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट, या एक ऐसा टर्म निकालिए जो एक्स की पावर 6 को कंटेन कर रहा हो। तो यहाँ पे एक ऐसा टर्म निकालना है जो जिसमें एक्स हो ही ना। तो सुनो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है जिसमें एक्स का पावर 0 हो। आ रही है बात समझ में? जिसमें एक्स की पावर 0 हो। अगर समझ में आ गया यहाँ से लॉजिक तो वीडियो को पॉज करके करो, फिर मैं बताता हूँ। देखो जो भी है ये हमारा लिखा हुआ है, इसमें मैं मान लेता हूँ, जो जनरल टर्म मान लेता हूँ TR+1 जो है वो एक्स से इंडिपेंडेंट है। TR+1 क्या होगा, 10CR। पहला वाला टर्म क्या है, 3x² की पावर 10 - R, और दूसरा टर्म क्या है, -1/2x³ की पावर R, है ना। तो 10CR, देखिए अब यहाँ से ना x को यही सीखे ना कि x वाला टर्म एक साथ रखना है, बाकी टर्म हटा देना है। यही सीखे हुए, हटा नहीं देना है, एक साथ रखना है। जो कांस्टेंट है ना वो एक साथ रखना है, और जो वेरिएबल है वो एक साथ रखना है। तो यहाँ पे 3 की पावर भी है ये 10 - R, और यहाँ से लिख सकते हैं ना -2। देखो 2 को ऊपर लिख सकते हैं, देखो -1/2 की पावर R लिखा हुआ है ना, इसको हम लिख सकते हैं -2 की पावर -R। कैसे, ये 2 की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 - 1 × R -R हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि ये लिखा हुआ है -2 की पावर माइनस, देखो ये माइनस तो रहेगा ही, -2 की पावर -R, है ना। तब तो ये नीचे चला जाएगा, तो और देखो ये 2 की पावर R हो जाएगा, 1/2 की पावर R। और अब देखो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, x² की पावर कितनी, 10 - R, और यहाँ से क्या लिखा हुआ है, x की पावर -3 की पावर R। आया समझ में? ये कुछ नहीं, ये तो सिंप्लीफाई कर रहा था। 10CR 3 की पावर 10 - R और -2 की पावर -R। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x बेस सेम पावर ऐड, तो +20 -2R और -3R, है ना। 20 - 2R -3R।
तो x का ओवरऑल पावर कितना हो जाएगा 10CR 3 की पावर 10 माइनस R माइनस 2 की पावर क्या होगी R और x की पावर क्या हो जाएगी 20 माइनस 5R। अब सुनो, यहाँ से क्वेश्चन वाला क्या कहता है, क्वेश्चन देने वाला ये कह रहा है कि x से इंडिपेंडेंट हो, मतलब x हो ही ना। x कब नहीं होगा, जब हम यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो x की पावर 0 1 होती है, ये हो ही ना। ये कब नहीं होगा, जब x का टर्म कब नहीं होगा, जब उसका पावर 0 होगा। x नहीं होना मतलब x का पावर 0, अगर x का पावर 1 भी हो जाएगा तो यहाँ x एग्जिस्ट करने लगेगा। x कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब ये 0 होगा, x की पावर 0 होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, x की पावर 0 1 हो जाएगा। तो फॉर इंडिपेंडेंट ऐसे ही लिखना कॉपी में, रिवीजन में समझ में आ जाएगा। फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x, x से इंडिपेंडेंट के लिए क्या होगा 20 माइनस 5R 0 के इक्वल होगा, तो 5R इक्वल टू 20, तो R की वैल्यू 4, R की वैल्यू कितनी होगी 4, है ना। तो क्या कह रहा है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो वो टर्म कितना हो जाएगा 5th टर्म हो जाएगा। फाइंड द टर्म, कोफिशिएंट नहीं कह रहा है, इसमें टर्म पूछ रहा है। तो देखो 5th टर्म भी बोल सकते हो और या फिर वो टर्म आप निकाल भी सकते हो, तो इसको लिखिए। तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, सो रिक्वायर्ड टर्म इक्वल टू T4+1, और T4+1 का मतलब T5, यहाँ पे यही है ना, T4+1, यही लिखा हुआ है TR+1, तो T5 हो जाएगा। ये R की वैल्यू 4 रखेंगे तो वैल्यू रख दो 10C4, R की वैल्यू 4 है, 3 की पावर 10 माइनस 4 माइनस 2 की पावर 4, तो 10C4 कितना हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, 3 की पावर यहाँ से 6 मिलेगी और -2, माइनस का पावर 4 तो प्लस हो जाएगा और 2 की पावर 4, है ना। इसको सॉल्व कीजिए, मैं आंसर बता देता हूँ इसका आंसर क्या है, सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। आंसर है इसका 76545/8, ये आंसर है। करना छोड़ मत देना, ठीक है ना, करना प्रैक्टिस करना है। चलिए लिख लीजिए, ये आंसर हो गया अपना, है ना, लिखिए। अच्छा यहाँ से ना ये जो होगा -1/2 की पावर r था ना, तो -2 की पावर -r हो जाएगा ना, ये -r होगा स्टूडेंट्स, ये -4 होगा, यहाँ भी -4 होगा। अभी मैं वही तो रफ में मैं इसको सॉल्व कर रहा था, मुझे आंसर नहीं आ रहा था अपना। हाँ अब आ जाएगा, ये तो मैं आंसर डायरेक्ट ये आज, ठीक है ना, मेरे पास आंसर लिखा हुआ था तो मैं आंसर देख के लिख दिया। अब करिएगा, ये 2 की पावर -4 है, यहाँ पे वो मिस्टेक था, जहाँ जहाँ -2 की पावर 4 लिखे हैं, -2 की पावर r लिखे हैं, उसको -r कर लेना, ठीक है। अब आंसर आ जाएगा, कर लो। अब देखो एक क्वेश्चन होमवर्क है, होमवर्क नहीं, ये समझो क्लास वर्क ही है। वीडियो को पॉज करो, ये वाला पहले क्वेश्चन करो, वीडियो को पॉज करके ये वाले का आंसर मैं लिख दिया हूँ, ये होमवर्क नहीं रहने दो, ये क्लास वर्क ही है आपका, CW है। अभी तुरंत करो, वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन करो, जहाँ तक कि उसके बाद मैं ये करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे। आंसर लिख दिया हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ क्या है ये। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, एक ऐसा टर्म निकालना है जो किससे इंडिपेंडेंट हो, x से इंडिपेंडेंट हो, इन द एक्सपांसन ऑफ दिस, इसके एक्सपांसन में क्या है टर्म, वो 2x - 1/x होल की पावर 10, इसके एक्सपांसन में एक ऐसा टर्म निकालना है जो x से इंडिपेंडेंट हो। खुद से कीजिए, फिर ये अपन डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ़ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपांसन ऑफ दिस, इसके एक्सपांसन में फोर्थ टर्म क्या है, इज़ 5/2 है। चौथा टर्म क्या लिखा हुआ है, 5/2 लिखा हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड n, किसकी वैल्यू निकालनी है, a और n की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके खुद से कीजिए। क्या लिखा हुआ है, इफ़ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपांसन ऑफ दिस इज़ 5/2। देखो जो फोर्थ टर्म है वो 5/2 है, तो 5/2 है। चौथा टर्म जब निकालेंगे ना तो उसका चौथा टर्म है 5/2, उसमें x नहीं है ना ही a है, सॉरी a तो निकालना ही है अपने को, a और n, x नहीं है। चौथे टर्म में देखिए x नहीं है, चौथा टर्म 5/2 है, मतलब चौथा टर्म ना इसका x से इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे ये समझना था। इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे x से इंडिपेंडेंट है, चौथा टर्म दे दिया है, तो चौथा टर्म में देख रहे हैं x है ही नहीं, तो ये x से इंडिपेंडेंट है। तो बस वही करेंगे, मान लेते हैं जो टर्म है जो 5/2 को कंटेन कर रहा है वो मान लेते हैं TR+1 टर्म है। तो TR+1 क्या होगा,
एन सी आर फर्स्ट टर्म ए एक्स की पावर एन माइनस आर, और सेकेंड टर्म क्या है 1/x की पावर क्या हो जाएगा आर, है ना। और ये क्या मान के रखे हुए, ये वाला टर्म क्या है 5/2 है ना, वो 5/2 मान के चल रहे हैं। अच्छा एन तो एन निकालना ही है अपने को, एन सी आर, आर भी निकालना है क्या, हाँ अरे आर तो फाइंड आउट, हाँ आर अपना फोर्थ टर्म है ना, एन सी आर, आर की वैल्यू यहाँ पे 4 है ना, 4 + 1, तो ये एक मिनट ये मिस्टेक ये नहीं होगा, ऐसे नहीं, यहाँ पे क्या होगा अपने को क्या निकालना है फोर्थ टर्म ना, तो T4 होगा ना, T4 को क्या लिख सकते हैं 3 + 1 लिख सकते हैं ना, अब होगा। अब बताओ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे NC3 और AX की पावर n-3 और 1/x की पावर क्या होगा 3 होगा, हो जाता है मिस्टेक करने में, है ना। तो फोर्थ टर्म अपना T4 क्या होगा, T3 + 1 होगा, मैं R + 1 मान लिया था, ठीक है ना, तो R + 1 क्यों माने, वो तो दिया हुआ है ना फोर्थ टर्म, तो 4T3 + 1 लिख सकते हैं इसको, और ये NC3 हो गया, ये हो गया, और ये कितना दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 5/2 दिया हुआ है, तो 5/2 रख दो यहाँ पे। NC3 क्या होगा, n का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू n-3 का फैक्टोरियल होगा, ये क्या होगा AX की पावर n-3, और यहाँ से क्या होगा x की पावर -3, है ना। तो 5C2, देखो यहाँ से ना n-3 नीचे है और ऊपर n का फैक्टोरियल है, तो उसको क्या लिख सकते हैं n × n-1 × n-2 लिख सकते हैं क्या, n-3 का फैक्टोरियल यहाँ लिखेंगे और वो इससे कट जाएगा, और अपॉन में क्या हो गया 3 × 2 × 1, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और देखो यहाँ से a की पावर n-3 और x की पावर क्या हो जाएगी n-3, और यहाँ से भी -3 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ऐसा टर्म निकालना है जो मतलब जो फोर्थ टर्म है वो, जो अपना फोर्थ टर्म है वो किससे इंडिपेंडेंट, फोर्थ टर्म है 5/2 है, मतलब x से इंडिपेंडेंट है, यही है ना इसका मतलब, एज फोर्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, अगर x इंडिपेंडेंट है, कैसे समझेंगे x इंडिपेंडेंट है, क्योंकि फोर्थ टर्म दिया हुआ है उसमें x है ही नहीं, तो अगर फोर्थ टर्म x से इंडिपेंडेंट है तो ये किसके इक्वल होगा, लड्डू के इक्वल, बोले तो 0 के इक्वल, तो n-6 = 0, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 6, n की वैल्यू क्या आ गई 6, तो अपने को निकालना क्या क्या है इसमें a और n की वैल्यू, तो n का वैल्यू तो 6 आ गया ना। अच्छा इसको ना फर्स्ट मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। अब हम लोग को a निकालना है, a के लिए चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट, a के लिए क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट चलेंगे। फर्स्ट में आप क्या करो, फ्रॉम फर्स्ट n की वैल्यू को ना 6 रख दो, फर्स्ट में n की वैल्यू 6 रख दो, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम n की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 - 6 x तो रहेगा ही नहीं, तो उसको सॉल्व करोगे ना तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो 5/2 6 × 6 - 1 × 6 - 2, और अपॉन में क्या है 3 × 2 × 1 × a की पावर 6 - 3, है ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो 6 - 1 5, 5 से 5 चला गया, तो और 3 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा 1 × 6 - 2 4, 4 दूनी 8, 8, a का वैल्यू 3, तो यहाँ से देखो a की वैल्यू, a³ की वैल्यू 1/8 आ रही है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, इमेजनरी भी होगा a की वैल्यू, बट यहाँ पे अपने को रियल लेना है, ठीक है ना, ये क्यूब रूट बनता है, यहाँ पे इमेजनरी भी हो सकता था, बट अपने को बस रियल नंबर लेना है ना, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1/2, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया, सो n = 6 और a = 1/2, आया समझ में, लिख लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, ये पहले करना है फिर हम लोग ये करेंगे, मैं लिख दिया हूँ दोनों क्वेश्चन एक बार में कि इसको पहले खुद से करो, नहीं होगा कमेंट करना, फिर मैं बताऊंगा, हिंट कर देता हूँ कैसे करना है, ये समझो आपका होमवर्क है, जो अभी पिछला क्वेश्चन किया उसके जस्ट बाद कॉपी में ये क्वेश्चन पहले करना है। पिछला क्वेश्चन क्या कह रहा था, जो चौथा टर्म था ना वो 5/2 दिया हुआ था, तो वहाँ से हम अपना लॉजिक लगाएं कि चौथा टर्म अगर 5/2 दिया हुआ है तो वो x से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि चौथे टर्म में x था ही नहीं, यहाँ पे हमें x इंडिपेंडेंट दे दिया है, एक कोई अननोन टर्म है
जो टर्म चौथा है, पांचवा, छठा ये नहीं पता है, लेकिन उस टर्म की वैल्यू पता है अपने को 405 है, उस टर्म की वैल्यू क्या है 405 है ना। तो क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट शो दैट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसके एक्सपांसन में जो टर्म एक्स से इंडिपेंडेंट होगा वो ये है। पिछले बार चौथा टर्म भी दे दिया था और चौथा टर्म क्या था 5/2 था, ये दे दिया था, दोनों चीज़ दे दिया था। तो 5/2 से हम लोग समझ गए थे कि जो फोर्थ टर्म है वो एक्स से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चौथा, पांचवा, छठा टर्म दिया हुआ है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? पिछले बार हम लोग क्या किए थे, T4 = T3 + 1 किए थे। इस बार हमें R पता ही नहीं है तो R + 1 लेके चलेंगे। तो मैं हिंट कर देता हूँ, tan CR करना। पहला वाला टर्म क्या है √x की पावर 10 - R होगा। दूसरा टर्म क्या है A/x², A/x² का पावर क्या हो जाएगा R हो जाएगा। और ये जो भी है ये कितना है 405 दिया हुआ है, 405 dV है, ठीक है। तो ये tan CR और यहाँ पे x की पावर 10 - R/2 हो जाएगा, क्योंकि x का पावर ये हाफ है, स्क्वायर रूट का मतलब हाफ होता है। और यहाँ पे a की पावर R और x की पावर 2R है। इसको सॉल्व करना, x की पावर मर्ज कर लेना, सिंप्लीफाई करना। ये x से इंडिपेंडेंट है तो जो भी x का पावर होगा उसको 0 के इक्वल रखना, वहाँ से R का वैल्यू आ जाएगा। और R का वैल्यू आने के बाद आपको समझ में आ जाएगा फिर a कैसे निकालेंगे। हिंट कर दिया हूँ, खुद से करना है। अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको लिख लो, ये जो हिंट किया हूँ इसको लिख लो। नाउ अब चलो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। m का पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। m अगर निगेटिव वैल्यू आएगा तो उसको इग्नोर कर देना है। m का पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या 6 दिया हुआ है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कर लो। x² का कोफिशिएंट 6 के इक्वल रख दो, m का वैल्यू आ जाएगा। तो मान लेते हैं लेट TR + 1 कंटेन क्या कंटेन करेगा, 6 को कंटेन करेगा। तो सो 6 को कंटेन करेगा, x² को कंटेन करेगा ना, x² को कंटेन करेगा, ऐसा मान लेते हैं। तो TR + 1 = क्या हो जाएगा MCR, और दूसरा वाला टर्म का पावर क्या हो जाएगा R। ये जो TR + 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच TR + 1 6 होगा, x² का कोफिशिएंट कह रहा है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इज 6, ठीक है। तो ये कह रहा है x² को कंटेन करेगा ना, ऐसा कुछ। तो हम मान लेते हैं यहाँ से ये समझ में आ रहा है ना, ये जो R होगा R किसके इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल होगा। क्यों मैं डायरेक्ट R को 2 के इक्वल रखा, क्योंकि हम मान लिए थे कि ये जो TR + 1 है x² को कंटेन कर रहा है, तो x की पावर R होगी तो R की वैल्यू 2 ही होगी ना यहाँ पे, और R की वैल्यू 2 होगी। अब ये क्या बन जाएगा यहाँ से, ये बताओ, T2 + 1 बनेगा MC2x²। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या 6 दिया हुआ है, मतलब ये 6 के इक्वल है। कौन 6 के इक्वल है, MC2 6 के इक्वल दिया हुआ है। इसको अब सिंप्लीफाई कर लो, m का फैक्टोरियल होगा और अपॉन में m - 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल = 6। फर्दर सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं m × m - 1 तक, फिर m - 2 का फैक्टोरियल वो तो कट जाएगा, अपॉन में 2 का फैक्टोरियल कितना होगा 2, और 2 पर चला जाएगा तो इधर 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा m² - m - 12 = 0। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करो, फैक्टराइज करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, m² - 4m + 3m - 12 = 0। m को कॉमन ले लेंगे तो m - 4, फिर 3 कॉमन आ जाएगा, m - 4 = 0। तो यहाँ से m + 3 और m - 4 दो फैक्टर आ रहा है, दोनों को 1/1 0 के इक्वल रख दो। तो m + 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू -3 आएगी, जिसको इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि m का पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो m - 4 को 0 के इक्वल रखो तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4। यही अपना क्या है आंसर है। आया समझ में, चलिए लिख लीजिए। तो इस क्लास के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे और भी बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।